Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. यूएस के इलेक्शंस तो ख़त्म हो गए मगर रिज़ल्ट्स अभी भी आ रहे हैं और लगता है कि रिज़ल्ट्स के सिलसिले में शायद कुछ तनाज़ा भी आगे को बढ़े। लेकिन एक बात तय है, वो ये बात कि जिस ब्लू वेव की बात की जा रही थी वो कहीं पर भी नज़र नहीं आई। जिस गैप का जिक्र किया जा रहा था, दुनिया भर का मीडिया एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि बाइडेन डेमोक्रेट्स 10 पॉइंट से 20 पॉइंट्स तक की लीड दिखाते थे थ्रू आउट द कैंपेन। और वो इस तरह की लीड थी, लगता था कि ट्रंप तो कहीं नज़र ही नहीं आएंगे। इतने बड़े डिफरेंस के बाद तो बड़ी सहूलत से बाइडेन जीत जाएंगे। और ये काम सारे पॉलस्टर्स, सारे मीडिया आउटलेट्स, सिर्फ अमेरिका के नहीं, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, सारी बाहर की पॉलिटिकल पार्टीज़ ये काम कर रही थी कि सदर ट्रंप को हमने नीचा दिखाना है, हराना है। हत्ता कि अमेरिका की डीप स्टेट्स, बिग टेक्स, गूगल हो, आपका ट्विटर हो, फेसबुक हो, सभी की जो लैंग्वेज रही है वो एंटी ट्रंप रही। मगर इसके बावजूद आज जब हम बात कर रहे हैं तो सूरत हाल ये है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि जो बाइडेन के पास 238 के करीब हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ 2016 की सूरत हाल। 2016 में जो आप रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स का यहाँ पे देख रहे हैं मामला, 306 इलेक्टोरल वोट्स लेके डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे और हिलरी क्लिंटन 232 इलेक्टोरल वोट्स ले सकी थी। जो यहाँ पे राइट लेफ्ट की यानी ईस्ट की और वेस्ट की जो स्टेट्स हैं वो तो ब्लू में थी। सेंटर की जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं, साउथ की जो स्टेट्स हैं, वो रिपब्लिकन के पास थी। और ट्रंप 2 स्टेटों में पिछले इलेक्शन में हारे थे। जो सेंटर की स्टेट्स हैं वो आपके सामने हैं। अब हम जो अभी तक की प्रोजेक्शंस आई हैं उनको देखते हैं। जो बाइडेन 238 पर हैं और डोनाल्ड ट्रंप द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू यू 213 पर हैं। और ये रात से ही एक तरह से डेडलॉक बना हुआ है। रात को जब 2 बजे जो बाइडेन ने एक स्पीच दी, उस कोई करीब 1:30 बजे, 2 बजे के करीब डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर दी। ये तब से ही डेड लॉक सा बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एरिज़ोना में एक फ़र्क आया है। जो स्टेट जो बाइडेन के पास गई है, नवाडा में अभी तक काउंटिंग चल रही है, उसका कुछ अंदाज़ा नहीं। और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि शायद वहाँ पे जो बाइडेन जीत जाएं, लेकिन कुछ अभी मालूम नहीं। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया ख़ास तौर पर। इन तीनों में आपको ऑरेंज नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर रिपब्लिकन जो हैं वो लीड में हैं। मिशिगन, विस्कॉन्सिन में आप देख रहे हैं कि ब्लूइश ग्रे है, और जिसका मतलब ये है कि शायद वहाँ पे रिपब्लिकन को लीड मिल जाए। अगर पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, ये तीनों स्टेट्स जीतने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाते हैं तो ये कोई आलमोस्ट 50 to 53 बनते हैं इलेक्टोरल वोट्स, जो मैं इस वक्त रफ कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप को फिर भी 5-6 इलेक्टोरल वोट्स की ज़रूरत होगी। या तो वो नवाडा में जीतें, या मिशिगन में जीतें, या विस्कॉन्सिन में जीतें। तो ये सूरत हाल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। टाइड रेस है। मगर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये जो टाइड रेस है, इसके बारे में प्रोजेक्शन नहीं थी, कम से कम लिबरल मीडिया की तरफ से। वो तो बड़ी सहूलत से
जो बाइडन को जितवा रहे थे। वो तो 10 से 25 तक की लीड दिखा रहे थे। और अभी भी जब से रात से इलेक्शन रिजल्ट्स की प्रोजेक्शन होना शुरू हुई, जो दुनिया भर का मीडिया है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, उनकी जो लैंग्वेज है वो प्रो बाइडन है, प्रो डेमोक्रेट्स है, और वो काफ़ी पार्शियल होकर अपनी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन भी दे रहे हैं। लेकिन इससे एक बात साबित हुई कि ये पूरे का पूरा हाई एंड मीडिया, बिग टैक्स लोगों के लिए इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि वो जो ब्लू वेव की बात थी वो कहीं नज़र नहीं आई। और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर री इलेक्ट होकर अगले 4 साल चले। जब ये होगा तो मैं देखना चाहूँगा बॉडी लैंग्वेज इन सब की, कि ये क्या अपने आप को रिएक्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सुपर चैट का आज का हमारा ये सुपर हॉट डिस्कशन बनता है। थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे टेरर वेव के हवाले से भी। इधर ब्लू वेव की बात हो रही है यूएस में, उधर यूरोप में टेरर वेव की बात हो रही है। वो आपके सामने है, जिस तरह फ्रांस में और फिर वियना में, और रिसेंटली मुझे फिर सुना कि एक और यूरोपियन कंट्री में अटैक हुआ। तो वो टेरर वेव जो है वो छाई हुई है, और वो एक हकीकत है। ब्लू वेव यूएस में कोई हकीकत नहीं रही। वो एक इंतहाई टाइड रेस में हैं दोनों पार्टियां, और यही प्रोजेक्ट दुनिया भर का मीडिया कर रहा था, सारी लिबरल फोर्सेस कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप तो हारे बुरे मार्जिन के साथ हारे। अब आप ये सिचुएशन भी देखिए कि इस वक्त की जो प्रोजेक्टेड सिचुएशन है उसमें क्या हम देखते हैं। जो हाउस में जो डेमोक्रेट्स का है वो 189 पे कंट्रोल नज़र आता है, और रिपब्लिकन का जो है 182 पे कंट्रोल नज़र आता है। इसके साथ साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो 47 यानी सेनेट में वो है उनका कंट्रोल का मामला। ये आलमोस्ट 19-20 के फ़र्क के साथ पिछले इलेक्शन में जो सूरत थी वैसी ही चली आ रही है। कुछ सेनेटर्स वो हारे भी हैं जो इनकम्बेंट थे, कुछ नए आए हैं, मगर जो बैलेंस ऑफ पावर है, चाहे वो सेनेट में हो चाहे वो हाउस में हो, वो हमें आलमोस्ट वही दिखता है जो पिछले बरस का है। सुपर चैट में आज खसूसी सुपर चैट हो रही है यूएस के इलेक्शन के हवाले से, और हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में जब तक रिजल्ट्स वाज़ेह नहीं आते ये सुपर चैट का हिस्सा रही ये डिस्कशन, और जब रिजल्ट्स आ भी जाएं तो यूएस कैसे किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस से बाहर जा सकता है। आप हमारे सुपर चैट में, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर चुके हैं। आपके क्वेश्चंस आना शुरू हो चुके हैं, आपकी कंट्रीब्यूशंस आना शुरू हो चुकी हैं। हम आपके क्वेश्चंस को, आपके कमेंट्स को थोड़ी देर बाद लेंगे और हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ paypal.me/TagTV इंटरनेशनल पर आप 24/7 हमें डोनेट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इसी यूएस इलेक्शन की गर्मा गर्मी की सिचुएशन में बातचीत को आगे लेकर चाहूँ, कल रात को दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स ने जो अपनी अपनी तकरीरें की, उसमें कोई भी ना तो हार मान सकता था, ना हार मानने की सिचुएशन थी, ना ही कोई अपनी जीत को वाज़े तौर पर क्लेम कर सकता था। इनडायरेक्टली और करीब करीब क्लेम करने की सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्लेम किया भी, लेकिन वो भी फुल क्लेमेंट नहीं है इस वक्त। मैं सबसे पहले जो बाइडन ने जो बातचीत की कल रात की तकरीर में वो आपको दिखाता हूँ। Patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it was going to take a while.
We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. तो जो बाइडन कहते हैं कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्शन रिजल्ट्स को अनाउंस होने में या क्लियर होने में कुछ वक्त लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लू वेव फिर कहाँ थी। हमें याद है कि जो बाइडन ने कहा था बीच में, मगर उसमें उनका ये भी दावा हावी होता था, छाया हुआ होता था कि ब्लू वेव है, हम स्वीप कर जाएंगे। वो ब्लू वेव नहीं है। कल रात को जो बाइडन ने, जैसा कि आपने सुना, अपनी तकरीर में कहा कि कल सुबह तक हमें अंदाज़ा हो जाएगा सिचुएशन क्या है, और हो सकता है कुछ वक्त और भी लगे। इस वक्त न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, टोरंटो के समय के मुताबिक ऑलमोस्ट 12:25 PM हुए हैं। अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है। जो बाइडन ने कहा कि वो मिशिगन में, विस्कॉन्सिन में और पेंसिल्वेनिया में जीतेंगे। बहरहाल देखते हैं कि मिशिगन, पेंसिल्वेनिया में और विस्कॉन्सिन में क्या सूरत हाल है। वोटों की गिनती चल रही है। फ्लोरिडा एक की स्टेट थी, अगर जो बाइडन वहाँ से जीत जाते तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का कोई इम्कान नहीं था। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप भी मुकाबले में, मैं ये समझता हूँ कि 1 या 2% से आगे हैं। चूँकि अभी तक जो वोटों की गिनती सामने आ रही है, उनके वोटों की परसेंटेज स्लाइड ज़्यादा है, और अगर वो 2-3 स्टेट्स में भी अपने इलेक्टोरल वोट्स जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो आइंदा 4 साल के लिए वो पक्के सदर होंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी अगर वो री इलेक्ट होते हैं। मैं उस इंटरेस्टिंग सूरत हाल पर तबसरा बाद में करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रात को 2 बजे जो अपनी तकरीर में कहा, मैं वो चाहता हूँ कि उसका एक क्लिप आपके साथ शेयर करूँ। Well, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Please sit. Thank you. This is without question the latest news conference I've ever had. I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. We will not stand for it. I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Pence, for being with us all through this. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good, such a vote, such a success. The citizens of this country have come out
in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. And we won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. We're up by 2.5% or 117,000 votes with only 7% left. They're never going to catch us. They can't catch us. Likewise, we've clearly won North Carolina, where we're up 1.4% or 77,000 votes with only approximately 5% left. They can't catch us. तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पेश किया, अमेरिकन्स के सामने पेश किया, पूरी दुनिया के सामने पेश किया और बताया कल रात को 2 बजे कि हम लीड ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो बहुत बढ़िया लीड ले चुके थे जो हमें अब तक के नंबर्स आए हैं, मगर दूसरी तरफ से यूँ लगता है कि जैसे किसी साजिश से वोटों की गिनती रुकवा दी गई हो और हम जो विक्ट्री का जश्न मनाने जा रहे थे उसको रुकवा दिया गया हो। टाइट रेस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ही टफ इलेक्शन है, लेकिन अगर हम अमेरिकन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस तरह की ब्लू वेव की अमेरिका में बात हो रही थी वो नज़र नहीं आई, कहीं पर नज़र नहीं आई। इसके बावजूद कि अमेरिका की सारी मशीनरी, बिग टेक, डीप स्टेट्स और सारा मेन स्ट्रीम मीडिया ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का ख़िलाफ़ हुआ था सदर ट्रंप के, और ये दिखा रहा था कि 10 से 20% की लीड है प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ जो बाइडन की, वो सारी की सारी गलत साबित हुई। इसका मतलब ये है कि जितने बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं अब उनको अपने बारे में सोचना होगा कि ये जिस तरह की मैनूवरिंग, जिस तरह का झूठ बोलते हैं, जिस तरह की फेक न्यूज़ का उन पर एलिगेशंस लगता था और लगता है, वो कल के इलेक्शन में साबित हो गया है। अगर किसी वजह से सदर ट्रंप री इलेक्ट नहीं भी होते तो भी वो तमाम मीडिया हाउसेस मुकम्मल तौर पर अपनी मैनूवरिंग, अपने झूठ के सिलसिले में एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की प्रोजेक्शंस दी थी सदर ट्रंप के बहुत बड़ी लीड के साथ हार की, वो फेल हो चुकी है। और ये सिर्फ इस बार फेल नहीं हुई, 2016 में भी ये सारे के सारे मीडिया हाउसेस फेल हो गए थे। और अब की बार ये 2016 से ज़्यादा बड़ी तैयारी करके, ज़्यादा एग्रेसिव होके, मीडिया के तौर पर नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का रूप धार कर, एक्टिविस्ट बनकर ये सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। और इनका पूरे का पूरा जो रोल था वो बिज़नेस कॉरपोरेशनों वाला था, जिनका एक ही टारगेट होता है कि हमने दूसरे को नीचा दिखाना है। इसमें कहीं पर भी इनकी मीडिया जो एथिक्स होते हैं, मीडिया की जो नॉर्म्स होती हैं, कहीं पर भी नज़र नहीं आई। ये टोटल मुकम्मल तौर पर ये सारे बिग मीडिया हाउसेस, इवन बिग टेक, ये पार्टी बने हुए थे सदर ट्रंप के ख़िलाफ़। और सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी मुखालफत के बावजूद और 4 साल मुसलसल सदर ट्रंप को हर मसले पर उलझाए रखने के बावजूद, हत्ता कि इम्पीचमेंट कर देने के बावजूद, वो शख्स सदर रहा, परफॉर्म करता रहा, इकॉनमी ऊपर गई, उसके ख़िलाफ़ हर तरह का प्रोपेगेंडा हुआ। और इलेक्शन के रिजल्ट्स अब आपके सामने हैं कि सदर ट्रंप इंतहाई टाइट रेस में हैं और चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगे, और अगर किसी वजह से ना जीते तो इंतहाई मिनिमम मार्जिन के साथ वो हारेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में देखने और सोचने वाली बात यह है
कि ये सारे मीडिया हाउसेस अपनी एग्जिस्टेंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे। लेकिन अब दुनिया में ढीठ होने का दौरा है और हमने अमेरिका में ये बात गुज़श्ता 10-15 सालों से सीखी, जो हम अपने मुआशरों में पाकिस्तान या साउथ एशिया के मुआशरों में देखा करते थे कि पॉलिटिशियन और मीडिया हाउसेस, इंटेलेक्चुअल्स, इन सब को अपने लफ्ज़ों के हेर फेर पे कोई परेशानी नहीं होती थी। एक लम्हे कुछ कहते थे तो दूसरे लम्हे कुछ कहते थे। तो वो जो मैं पंजाबी का एक एक्सप्रेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि बंदा ढीठ होना चाहिए, इज़्ज़त आनी जानी शायद। तो ये मामला वहाँ होता था, ये मामला अमेरिका में भी और यूरोप में भी, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अब ये रवैया छाता जा रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन ये रियलिटी है। सुपर चैट का आज हमारा ये मौजू है। हमारी आज की सुपर चैट है इलेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2020। रिजल्ट्स अभी भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, इसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी सामने आ रहे हैं। हम आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं और paypal.me/tagtv international पर आप अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस 24/7 हमें भेज सकते हैं। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो आप हमारा साथ देते हैं। राजेंद्रा जी का क्वेश्चन है, हु हैव मोर चांसेस टू विन इलेक्शन? राजेंद्रा जी, मेरी ओपिनियन में President Trump has more chances to win, 1 or 2% more chances to win. ये है मेरी ओपिनियन। और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उनको एड्रेस साथ साथ कर रहे हैं। और सौरभ गुप्ता जी का है, आई एम फ्रॉम सिडनी, बॉर्न इंडियन। मैं आपके शो 4 AM बजे रात में देख रहा हूँ। क्यों बाइडन के जीतने से इंडिया को हार्म पहुंचेगा? सौरभ जी, थैंक यू फॉर वाचिंग अस फ्रॉम सिडनी। हमें पता है कि बहुत ही टाइम का डिफरेंस है। आपका ये जो कहना है कि बाइडन के जीतने से इंडिया को नुकसान होगा, बहुत नुकसान नहीं होगा। जो स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन हाँ, वो जो केमिस्ट्री है दोनों कंट्रीज़ की, उसमें थोड़ा ज़रूर फ़र्क आएगा। स्पेशली जो लीडरशिप की जो केमिस्ट्री है उसमें फ़र्क आएगा। फिर कमाला हैरिस और जो बाइडन ने कश्मीर के इशू पे भारत के ख़िलाफ़ अपना पोजीशन ली थी जब आर्टिकल 370-35A की एब्रोगेशन हुई थी, तो वो कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होगा। लेकिन खैर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ये तो अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसके बाद पता चलेगा कि ये जो थोड़ा नुकसान हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है ज़रा ज़्यादा ताल्लुकात ना कहीं ख़राब हो जाएं अगर इन्होंने कोई ऐसी बात कमाला हैरिस ने या जो बाइडन ने या उनके पीछे जो छुपे हुए लेफ्टी हैं वो कोई ऐसी बात ना कर दें। लेकिन बहरहाल अब ये तो है, अगर वो जीत जाते हैं जो बाइडन, तो आफ्टर ऑल इट्स डेमोक्रेसी, हम उनके मैंडेट की रिस्पेक्ट करेंगे अगर वो ट्रू मैंडेट से जीतते हैं। लेकिन ये खदशे ज़रूर हैं जो आपने भी अपने क्वेश्चन में लिखे और मैं भी उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे साथ एक और साथी एस गुरजार जी का क्वेश्चन है, यूएस इलेक्शन में कितने % भारतीय ट्रंप के साथ हैं? देखिए, इसके कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे भारतीय दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, वो जो बाइडन की कैंपेन में उनकी मदद भी कर रहे हैं। कुछ दूसरे दोस्त हैं जो ट्रंप की कैंपेन में उनकी मदद कर रहे हैं, उनके सपोर्टर हैं। तो लेकिन मैं रफ़ ही कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से भारतीय डायस्पोरा के जो बहन भाई यूएस में रहते हैं, उनकी ज़्यादा परसेंटेज इस बार रिपब्लिकन को यानी प्रेसिडेंट ट्रंप को रीइलेक्ट करने के लिए अपने वोट डाल चुकी है। सुपर चैट में आप बातचीत सुन रहे हैं। सुपर चैट सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की यूएस इलेक्शन पर। paypal.me/tagtv international ये हमारा पेपॉल का लिंक है, यहाँ स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। आप उसके राही हमें 24/7 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यूएस इलेक्शन पर जो आज हम बातचीत कर रहे हैं, ये आने वाले शोज़ में भी ये मसला रहेगा, ये बातचीत चलती रहेगी, चाहे रिज़ल्ट्स जैसे भी आएँ।
हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रिजल्ट्स वाज़े होंगे। हो सकता है आज रात तक, कल तक काफ़ी पिक्चर वाज़े हो चुकी हो सकता है कि दोनों पार्टियां कोर्ट में जाएं और वहाँ पर हो सकता है कि ये जो काउंटिंग है कुछ स्टेट्स की रीकाउंटिंग की बात हो। तो लेट्स सी क्या होता है, और जो भी डेवलपमेंट्स होगी हम सुपर चैट में आपके साथ सुपर चैट करते रहेंगे। हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस भी आ रही हैं। सप्तासी मंदल भाई का है, विच इज़ द बेस्ट फॉर आर करंट वर्ल्ड सिचुएशन, ब्लू और रेड, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। देखिए मेरी ओपिनियन बड़ी क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें सिर्फ भारत का ही मसला नहीं है, वर्ल्ड की बात है, चूँकि अमेरिका वर्ल्ड पर इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। कोई इसको माने या ना माने, कोई अमेरिका को कन्फ्रंट करे, जो चाहे करे, अमेरिका का असर होता है। तो इस वक्त के जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, दुनिया की जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, चाइना के इश्यूज़ हैं, भारत का स्ट्रेटजिक अलायंस है, क्वाड है, कोरोना पेंडेमिक का मसला है, इन सब चीज़ों में मेरी राय में, मेरी ओपिनियन में, चूँकि आपने मेरी ओपिनियन मांगी है, मेरी ओपिनियन में रेड यानी रिपब्लिकन यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ज़्यादा बेहतर तौर से इन सब इश्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। और करनाव यादव जी का हमेशा हमें क्वेश्चन मिलता है, थैंक यू। डोंट यू थिंक दैट इवेंचुअली whoever loses will go to court and courts are largely conservative dominated, which means pro Trump? Thanks. जी ऐसा है, बिल्कुल ठीक है। पहली बात जो आपकी है, पहला सवाल जो है वो ये है कि कोई भी हारता है, पॉसिबिलिटी यही है कि वो कोर्ट में जाएगा, और ख़ास तौर पर अगर वो हार सस्पिशियस हुई या उसको एक्सेप्टेबल ना हुई। अगर वो हार बड़ी ही वाज़े तौर पर हुई तो शायद ना को जाए, लेकिन चांसेस यही हैं कि जो भी हारेगा वो कोर्ट में जाएगा। जब वो कोर्ट में जाता है तो आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, जो कोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर कंजर्वेटिव जजेस पर हैं, और रिसेंटली जो जज एमी कॉनी को किया गया नॉमिनेट और वो वहाँ पर जज बनी है, वो भी एक साइन है कि कंजर्वेटिव जजों का इजाफा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में कंजर्वेटिव जज ज़रूर रियलिस्टिकली मैं ये कहूँगा इस बात को कंसीडर करेंगे अगर डिसीजन का वहाँ पर मौका आया, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि चाहे वो कंजर्वेटिव जज हों, चाहे वो डेमोक्रेट्स के आइडियोलॉजी के जज हों, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक चलेंगे। ये अमेरिका में ज़रूर है, हर अच्छी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, भारत में भी ऐसा होता है और अमेरिका में भी हम ऐसा ही देखते हैं और यही एक्सपेक्ट करते हैं। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े रहिए हर बार की तरह, और इसी तरह अतुल सैनी जी हर बार हमारे साथ जुड़े होते हैं। उनका क्वेश्चन है, मोदी जी हैज़ मोर चांसेस फॉर विनिंग इन यूएस देन बोथ जो बाइडन एंड डोनाल्ड ट्रम्प कंबाइंड, व्हाट डू यू थिंक? ये एक मैं इस क्वेश्चन को मतलब एक ऐसे ही जैसे कहते हैं ना फ़नी क्वेश्चन के तौर पर ले सकता हूँ। इसको सीरियस भी हम एड्रेस कर सकते हैं। मोदी जी पॉपुलर हैं भारत में बहुत, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन आप अगर ये सोचें, अगर वाकई इसको सीरियस अगर बात देखा जाए, मोदी जी अगर अमेरिका में इलेक्शन लड़ते हैं तो मेरा नहीं ख्याल वो जीत सकेंगे, इसलिए कि अमेरिका में लेफ़्ट इतना बड़ा है, वो तो खुद एक अमेरिकन सिटीज़न ट्रंप के लिए मसला बना हुआ है। ट्रंप इज़ वेरी पॉपुलर, उनकी पॉपुलैरिटी ही है कि उनके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी मुखालफत के बावजूद आज वो मुकाबले के अंदर इन मौजूद हैं। वरना तो सारे मीडिया ने बता दिया था कि ट्रंप जी 10 से 22 लीड से जीत हारेंगे, 10 to 22 तक का प्रोजेक्शन रहा है दुनिया के तमाम बड़े मीडियाज़, थिंक टैंक्स और पोलस्टर इंस्टीट्यूट्स का। तो अगर ट्रंप को इतनी बड़ी मुखालफत वहाँ पे करनी पड़ रही है फेस, तो मोदी जी
भारत से हैं। मोदी जी के चाहने वाले भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं। जो वहाँ पर अमेरिका की ग्राउंड सिचुएशन है वो बहुत मुख्तलिफ है। आपको पता है मोदी जी के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा होता है अमेरिका में, वेस्ट में, उनके ख़िलाफ़ इतना लिखा जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको काउंटर करने की ज़रूरत है, भारतीय डायस्पोरा को काउंटर करने की ज़रूरत है, भारतीय सरकार को काउंटर करने की ज़रूरत है मॉडर्न मीडिया की शक्ल में। मगर ऐसा नहीं हो रहा प्रैक्टिकली, सिर्फ बातें हो रही हैं हमारे डायस्पोरा की तरफ से। ये मैं खुल के कहता हूँ। उनको काउंटर करने के लिए जो प्रोपेगेंडा धर्मा के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ सुबह शाम होता है अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, कोई काउंटर नहीं है। अमेरिका में तो कोई कश्मीरी जो जीनोसाइड हिंदूज़ का हुआ उसकी किसी को खबर नहीं है, कोई बताता नहीं, कोई मॉडर्न डॉक्यूमेंट्रीज नहीं है। अमेरिका में पता ही नहीं है कि हिंदुत्व और हिंदुज़म को जिस तरह नेगेटिवली पोर्ट्रेट किया जाता है, किस तरह उसका बचाव करना है, कोई काम नहीं है। मैं ये दुख से कह रहा हूँ। तो इन हालात में मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो भारत में तो इस्टेब्लिश है, लेकिन अगर हम अमेरिका में उनको इलेक्शन लड़ाने की बात करेंगे तो मैं इसको एक फ़नी सवाल के तौर पर लूँगा, और सीरियस अगर लिया जाए तो मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी बताई है। क्योंकि हमारे डायस्पोरा का कोई काम ही नहीं है, कोई ग्राउंड वर्क ही नहीं है कि वो वहाँ पर ये इस्टेब्लिश कर सके जनता में और वहाँ के मीडिया में कि मोदी जी कितने इंसान दोस्त और कितना बढ़िया उनका काम है। बहरहाल ये सब बातें चल रही हैं, दोस्तों के कंट्रीब्यूशंस भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, और हम अगले मौजू की तरफ भी जाएंगे। लेट्स सी क्या सूरत हाल बनती है आने वाले दिनों में। लेकिन मैं इस पर भी थोड़ी बातचीत ज़रूर करूँगा। दो सब्जेक्ट्स और हैं हमारे पास, उन पर भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। एक तो वो जो टेरर वेव चल रही है, ब्लू वेव तो बिल्कुल साबित हो गई, जाली साबित होगी, वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं नज़र आई, वो तो बिल्कुल हवाओं में गुम हो गई। लेकिन जो टेरर वेव यूरोप में चल रही है और बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है वो एक रियलिटी है। वियना में जिस तरह सिनागॉग के बाहर से शूटिंग शुरू हुई और 6 लोकेशन पर शूटिंग हुई, अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ग़ालिबन 4 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं इस टेरर अटैक में, और कई ज़ख्मी हैं। फ्रांस पहले ही कलबला रहा है। अब यूरोप को उठना होगा, बात करनी होगी, फ्रांस को बात करनी होगी, इंग्लैंड को बात करनी, खुल के बात करनी होगी। इस टेरर वेव का मुकाबला करना होगा जो एक ट्रू और ख़तरनाक रियलिटी है, इसका मुकाबला करना होगा। और इस पर टैग टीवी ने बहुत सारे शोज़ किए हैं। कल मुनीर सामी जी के साथ जो मैंने बातचीत की थी वो भी सुनने के काबिल है। मैंने संजय डिक्सट जी के शो में जाकर उनके साथ जो बात की थी वो भी आप ज़रूर सुनिए। हमने इस टेरर वेव पर भी काफ़ी बात की है। और अभी चूँकि आज के दिन इलेक्शन पर हमारा जोर है, मगर हम टेरर वेव के इशू को भी टच ज़रूर करना चाह रहे हैं। ये बदकिस्मती है कि जब तक दुनिया नहीं खड़ी होगी इस टेरर वेव के ख़िलाफ़, इसको काबू नहीं किया जा सकता। मैंने कई शोज़ में ये बात की है कि जो टेरर माइंडसेट फैलाने वाले हैं वो हमारी स्पेस ले रहे हैं। हम पीसफुल लोगों की स्पेस ले रहे हैं दुनिया भर में। हमें उनको अपनी स्पेस लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यूएस का इलेक्शन मेरे नज़दीक इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डोनाल्ड ट्रंप का जीतना मेरे लिए इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी स्ट्रैटेजिक जो है इम्प्लीकेशंस रखता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो टेरर वेव के ख़िलाफ़ वो खड़े होंगे। उन्होंने अपने 4 साला दौर में टेरर को ख़त्म करने के लिए बहुत उम्दा काम किए हैं। उन्होंने सुलेमानी जैसे ज़ालिम शख्स को गन डाउन किया, उन्होंने आईसिस का कला कमा किया, उन्होंने एटलीस्ट इन मिडल ईस्ट में तो उन्होंने कला कमा किया। अब वो पाकिस्तान में आईसिस, अफ़गानिस्तान में अपने पर फैला रही है तो ये एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कला कमा किया। और इसके साथ साथ वो खुल के बात करते हैं इस टेरर वेव के ख़िलाफ़।
जो बाइडन में, कमाला हैरिस में कोई हिम्मत नहीं है। वो तो जनरलाइज्ड बातें करते हैं, डिल्यूट बातें करते हैं, और वो बहुत ही मेरे लिए एक कंसर्न का मुकाम होगा अगर जो बाइडन इलेक्ट होते हैं। तो बहरहाल ये टेरर वेव जिसकी बात मैं ज़रूर करना चाहता था वो भी जुड़ी हुई है इस यूएस के इलेक्शन के साथ, और मेरी तो ज़ाती तमन्ना यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जीतें। और आपको याद होगा मैंने हर शो में कहा है, कई महीनों से कह रहा हूँ कि चांसेस प्रेसिडेंट ट्रंप के जीतने के ज़्यादा हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो 10 से 25 की लीड पे जीतेंगे, मैंने हमेशा कहा 1-2% की लीड से वो जीतेंगे। आई होप वो जीत जाएंगे। अगर नहीं जीतते तो ये बात तय है कि वो अगर हारेंगे भी तो बहुत ही माइनर मार्जिन से हारेंगे, और सारे बड़े बड़े मीडिया के जो क्लेम हैं वो झूठे साबित हो ही चुके हैं, वो ऑलरेडी साबित हो चुके हैं। और हम एक छोटा सा मीडिया आउटलेट हैं, हम आपको कई महीनों से, बल्कि मैं दावे से कहता हूं, मेरे वीडियो उठा लिए, 2 साल से मैं कह रहा हूं कि अगले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। अगर वो जीतेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर वो हार भी गए तो बहुत ही कम माइनर मार्जिन से हारेंगे। ये भी हमने हमेशा बात की है। हमने कभी इतना बड़ा गैप बताया ही नहीं जिस तरह ये मीडिया हाउसेस बता रहे थे। तो एनीहाउ यूएस का इलेक्शन हमारे सुपर चैट का सिर्फ आज का ही सब्जेक्ट नहीं है, आने वाले दिनों में भी रहेगा ये हिस्सा हमारी गुफ्तगू का। आखिर में मैं एक और इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, उस पर कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। वो है भारत में अर्नब गोस्वामी के साथ महाराष्ट्र की रियासत में जो कुछ हो रहा है। अर्नब गोस्वामी को जिस तरह उनके घर से अरेस्ट किया गया और जिस तरह असॉल्ट किया गया, जिस तरह डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया गया, वो बहुत ही अफसोसनाक था। मैंने वो वीडियो, और आप में से बहुत सौ ने वो वीडियो देखी होगी। अर्नब गोस्वामी से आप कई इश्यूज़ पर डिसएग्री हो सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन वो तो ऐसे शख्स हैं, एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं। अगर उनको अरेस्ट करना है, पहले भी उनको पुलिस ने, कोर्ट्स ने बुलाया, तो वो तो हमेशा पुलिस और कोर्ट के पास पहुंचते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने लॉ को डिसरिस्पेक्टफुली डील किया हो, वो तो हमेशा पहुंचते थे। क्यों, क्या ज़रूरत थी कि इस तरह उनको घर से लेकर जाएं? मैं इस पर मज़ीद कमेंट्री करूँगा। ANI की कर्टिसी के साथ मैं वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें अर्नब गोस्वामी दिखा रहे हैं कि किस तरह उनको इंजरीज आई, किस तरह उनके साथ ये ज़्यादती हुई। This is the injury on my arm. You can clearly see it. I've thrown it to the doctor. Who injured you, Arnab? It was Pradeep Patil and Sachin Vaze and 7 other policemen. They surrounded me. They held me by the scruff of my neck. They pushed me. I have come here, as you can see, without shoes here today. Yes, you are without shoes. I'm without shoes because It's they did against not- a Supreme Court order. They did not let me take me my shoes. I've been assaulted. I want the people of the country to know. Don't push me. Don't push me. I want the people of the country. Cannot be assaulted in a courtroom. This is a free country. I cannot be assaulted outside a courtroom. I protest. भारत बिलाशुबा दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मगर वहाँ पर जब हम कभी इस तरह के पुलिस के ऑपरेशंस या एक्शंस देखते हैं तो अफसोस होता है। ख़ास तौर पर जब वो ऐसे जर्नलिस्टों के साथ ये रवैया अपनाते हैं जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं। उनके जो केस की नौयत है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। वो भारत का मसला है, भारत के कानून का मसला है, अर्नब गोस्वामी का मसला है। मेरा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न ये है कि जिस तरीके से, इंसल्टिंग तरीके से एक बड़े मीडिया आउटलेट के चीफ एडिटर को आप जिस तरह घसीट के लेके जाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, और सभी ये जानते हैं, अर्नब गोस्वामी जी कई बार पुलिस की पेशियों में गए और कोर्ट की पेशियों में गए, जाते हैं, जो ड्यूटी होती है एक
लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की, वो उसको अदा करते हैं। यकीनी तौर पर उनको इस सिलसिले में भी कॉल किया जाता तो वो जाते, अपनी अरेस्ट को खुद पेश करते, फिर उसके लिए अपने लॉयर को अरेंज यकीनी तौर पर करते और बेल करवाते। लेकिन ये सारे का सारा जो हो रहा है, इससे साफ नज़र आता है कि ये पॉलिटिकल और पर्सनल वेंडेटा है और कुछ नहीं है। जिस तरह उनको मुसलसल टारगेट किया जा रहा है ऊपर तले, तो मेरी तो यहाँ पे कनाडा में बैठे हुए भारत की स्टेट सरकार, महाराष्ट्र की सरकार से यही विनती है कि हम जब बाहर बैठे हुए भारत को देखते हैं तो एक अजीम डेमोक्रेसी के तौर पर देखते हैं, और वो है। और वहाँ पर कोई स्टेट अगर इस तरह की हरकत करती है तो वो यहाँ पर लोगों को ये नहीं एहसास होगा, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, कि ये जी कोई सेंट्रल सरकार की मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। उनको तो ये लगेगा ये भारत है और ये भारत में हो रहा है। तो हमारी आपसे विनती है कि फॉर गॉड से किस तरह की हरकतें ना करें। भारत का इमेज हम यहाँ पर बैठे हुए बहुत बढ़िया से बढ़िया पेश करते हैं, और आप वहाँ की कुछ स्टेट सरकारें उस हमारी कोशिश को ख़राब कर देती हैं और इमेज को गलत तरीके से पेश करती हैं, इस तरह के स्टूपिड एक्शंस करके। बातचीत हम कर रहे हैं सुपर चैट में, और आज हमारा मौजू सबसे बड़ा यूएस इलेक्शन का रहा। आने वाले सुपर चैट्स में भी ये सबसे बड़ा मौजू होगा, और इसके अलावा हम आपके क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, आपके कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, आपकी कंट्रीब्यूशंस को भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। और paypal.me/TagTV इंटरनेशनल पर आप हमें 24/7 365 डेज़ ऑफ ईयर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमारा पेपॉल का जो लिंक है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ सामने स्क्रीन पे भी, और उसके साथ साथ वो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। आखिर में जितने सवालात रह गए हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैक्सिमम उनमें से उनको एड्रेस करूं। ए स्पार्टन यूट्यूब का अकाउंट है, ये भी हमें रेगुलर लिखते रहते हैं। हाउ डू यू सी इल्हान उमर्स इन्फ्लुएंस राइजिंग एंड इट्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इफ बाइडन इज़ डिक्लेयर्ड द विनर। देखिए, इल्हान उमर जो इन्फॉर्मेशन आई हैं वो जीत चुकी हैं अपनी सीट, और उसका चांस था, कोई शौक नहीं है, कोई सरप्राइज़ नहीं है। वो जिस राइडिंग में थी उस राइडिंग में वो उनके वोटर्स उनके ख्यालात जैसे ही हैं, तो उन्होंने उनको वोट दिया। ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अब अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ऑफ कोर्स उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। बहुत सारे भारत में ये बातचीत कर रहे हैं, मैं न्यूज़ चैनल भारत के सुन रहा था, कह रहे थे कोई बहुत फ़र्क नहीं आएगा, जो बाइडन आएगा या प्रेसिडेंट ट्रंप री इलेक्ट हुए। मैं भी ये कहता हूँ कि कोई बहुत फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इनफैक्ट ये कहने के बावजूद मुझे ये कहने दीजिए कि फ़र्क आएगा। कमाला हैरिस और जो बाइडन जिस तरह कश्मीर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं, तो वो कोई छोटी बात नहीं है। इल्हान उमर जिस तरह की वो जो है नॉनसेंस बातें करती रहती हैं भारत के बारे में, तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। अगर उन्हीं की पार्टी के जो है मिस्टर जो बाइडन प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ऑफ कोर्स उनका इन्फ्लुएंस तो होगा और वो आएगा। लेकिन ये अलग बात है कि भारत अब वही करेगा जो भारत को सूट करना है। फिर भारत इन जैसे लोगों की बात की परवाह नहीं करेगा, वो अभी भी नहीं करता। लेकिन अगर ये ना पावर में आएंगे तो बहरहाल केमिस्ट्री दोनों मुल्कों की बेहतर तौर पर चलेगी। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं कितने हमारे पास, हम उनके मुताबिक उनको एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। अमूल जी का क्वेश्चन है, इफ़ बाइडन विन डू यू थिंक इट वुड इम्पैक्ट ऑन चाइना स्पेसिफिक पॉलिसीज़ ऑफ यूएस गवर्नमेंट? शायद बहुत नहीं। इस वक्त यूएस के चाइना के रिलेशंस के मामले में ये हमें नज़र आता है कि अब यूएस डिटरमिन्ड है चाइना को हैंडल करने में, काफ़ी हद तक नज़र आता है। लेकिन फिर वही मसला है कि बाइडन पर्सनली और उनके इर्द गिर्द के लोग वो कुछ प्रो चाइना भी हैं, तो वहाँ पर भी वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप के री इलेक्ट होने से आएगा। तो ये एक बहरहाल समस्या है। लेकिन बहरहाल अमेरिकन जनता का फ़ैसला है और उस फैसले के नताइज क्या आते हैं, वो फाइनल नताइज वो हम देखेंगे।
और ये हम ज़रूर दुआ करते हैं कि उन नताइज में किसी किस्म की मैनूवरिंग ना हो, किसी किस्म का फ्रॉड ना हो, मैनिपुलेशन ना हो। आखिरी जो अगर 2-4 क्वेश्चंस रह गए हैं तो ज़रूर मैं जवाब दूंगा। हमारे रेगुलर करम फरमा हमारे दोस्त गिरीश कुमार बिलोर जी का H1 वीज़ा का फैक्टर भी असर कर रहा है क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस इलेक्शन पे कोई वो उसका असर होगा। H1 वीज़ा के सिलसिला में ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बहुत पॉजिटिव काम तो नहीं किया था वो, बल्कि पिछली सरकारों में जो काम हुआ था वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो अब देखते हैं कि अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप री इलेक्ट होते हैं तो H1 वीज़ा के सिलसिला में वो क्या उसमें नरमी लाते हैं, ख़ासतौर पर इंडियन जो वहाँ पर IT के और जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनके लिए, और अगर जो बाइडन आते हैं तो क्या पॉलिसी लाते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या क्वेश्चन और आ रहे हैं वो भी हम नज़र रखे हुए हैं। टेक एंड हेल्थ टिप्स रेगुलर हमारे जो हैं साथी हैं। What do you think press freedom on this? Do you think is fascism is going on in state governments doing choke the voice of common people? जी, वो आपने हमारे वो टेरर वेव के हवाले से ये बात की। बिल्कुल, देखिए बात ये है कि सरकारें डर जाती हैं, घबरा जाती हैं और फिर वो ये बातचीत करती हैं कि अच्छा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हम अपने लॉज को थोड़ा सा पीछे ले आते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ तक कह दिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हदें होनी चाहिए। हम भी मानते हैं, हदें क्यों होनी चाहिए? हदें सिर्फ होनी चाहिए अगर उसमें हेट ना हो। अगर हेट नहीं है तो फिर आप हद की क्या बात करते हैं? फिर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों ख़राब करते हैं? फिर क्यों आप अपने चार्टर ऑफ राइट्स और फ्रीडम को बर्बाद करते हैं? तो बहरहाल ये सारी की सारी सिचुएशन जो है ये है और काफ़ी कंसर्निंग है। उठना होगा, सरकारों को उठना होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को अप होल्ड करना होगा। तो मैं तो इसी का सपोर्टर हूँ। अगर कोई 2-1 क्वेश्चंस और रह गए हैं तो हम ज़रूर उनको क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे रीडाउन खान पठान नाम का कोई अकाउंट है। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स बाइडन presidency can have on India, Pakistan, especially on Kashmir? Do you think that Biden will support India's campaign against radical Islamic terrorism? बाइडन पर्सनली तो उनको नहीं पता होगा अगर वो इलेक्ट होते हैं तो। बाइडन काफ़ी मामलात में अपने आप को एलियनेट ही रखेंगे और उनका अपना स्टाइल भी ऐसा है कि उनको पर्सनली शायद पता भी नहीं होगा। वो ट्रंप की तरह नहीं है। ट्रंप तो हर मामले में अपनी नाक घुसेड़ते हैं, जो ज़्यादातर अच्छा है, मगर कुछ मामलात में वो ख़राब भी हो जाता है। तो बाइडन नहीं करेंगे ऐसा, मेरा ये ख्याल है। कश्मीर के इशू पे जो टेररिज्म होती है भारत में, वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से रिकग्नाइज़ करती है, समझती है। और चूँकि बाइडन मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्ट उसको डील करेंगे, तो वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ही डील करेगी, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बाइडन ने या कमाला हैरिस ने या ये इल्हान उमर टाइप के लोगों ने अपनी वो नाक घुसेड़ी, तो उसमें कम से कम कोल्डनेस ज़रूर रिलेशन में आएगी। प्रैक्टिकली कोई बहुत बड़ा फ़र्क शायद ना आए, लेकिन एक बिटरनेस सी क्रिएट होगी मीडिया में, लोगों के बीच, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। यही मैं अभी कह सकता हूँ। हर्षा एक यूट्यूब का काउंटर है, उनका क्वेश्चन है, हाउ कैन द लेफ्ट लिबरल्स नैरेटिव कैन बी काउंटर्ड एंड वेस्ट बाय इंडिया? बाय द वे, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ योर शो इफ़ यू अलाउ डॉक्टर हर्षा फ्रॉम इंडिया। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमसे हमारे ईमेल पे रब्ता कीजिए, tagtv canada@gmail.com। हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे, फिर देखेंगे कि आप किस तरह के विचार रखते हैं, कितनी कम शब्दों में प्रिसाइज बात करते हैं, फिर हम आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे। और बाकी जो आपके क्वेश्चन का हिस्सा है कि वो जो लेफ़्ट जो है वो कितना उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, भारत कैसे काउंटर कर सकता है, तो भारत को कम से कम अपना नैरेटिव अपने डायस्पोरा या अपने डिप्लोमेट्स के ज़रिए अमेरिका, यूरोप, कनाडा में आगे तो बढ़ाना चाहिए ना, उसको फोर्सफुली आगे पेश करना चाहिए। वो हमें कम नज़र आता है, अमेरिका में ख़ास तौर पर कम नज़र आता है, कनाडा में सिचुएशन इस हवाले से थोड़ी बेहतर है, यूरोप में भी कम रिलेटिवली नज़र आता है।
हाँ, भारत की जो सरकार है वो डायरेक्ट बेहतर तौर पे डील ज़रूर कर रही है, यूरोप को भी और अमेरिका को भी। एक पावरफुल मीडिया होना ज़रूरी है भारतीय डायस्पोरा के पास, इंग्लिश की तरह अल जज़ीरा स्टाइल का, टर्किश वर्ल्ड न्यूज़ स्टाइल का, वो कहीं नज़र नहीं आता। उसके बगैर ये काउंटर नहीं हो सकता नैरेटिव। ये है मेरा साफ साफ जवाब। मनीष सिंह जी का क्वेश्चन है, फ्रांस का न्यू बिल क्या है? देखिए, वो मैंने भी सच्ची बात है मनीष जी अभी नहीं पढ़ा। अभी वो रिसेंटली टेबल किया गया है, अभी वो पास हुआ या नहीं हुआ इसकी मुझे भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी कुछ दिनों से इसी इलेक्शन में ज़्यादा फंसा हुआ हूँ, तो जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ अपनी ओपिनियन देंगे। अमित हलवाई जी का है, क्या लिबरल देश के खतरा है? देखिए, मैं जो समझ सकूँ आपके क्वेश्चन को, आप ये शायद जानना चाह रहे हैं कि जो भी लिबरल देश हैं उनको ख़तरा है। यहाँ के जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लिबरल देश हैं उनको बिल्कुल ख़तरा है। वो पॉलिटिकल करेक्टनेस यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, उससे उनका जो सोशल फैब्रिक है वो भी ख़राब हो रहा है और पॉलिटिकल फैब्रिक भी ख़राब हो रहा है। कोई और अगर क्वेश्चन हो तो ज़रूर मैं उसको एड्रेस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन हमें एक साथी बार बार किया करते थे, हमसे वो मिस हो गया। वो ये था कि वो मुझसे ये जानना चाहते थे कि आरएसएस के हम जो एक तरह से प्रचारक हैं या स्पोक्स पर्सन है वो उनको क्यों नहीं लाते। तो मेरा कुछ साथियों से रब्ता है, मैं नहीं कह सकता कि उनके स्पोक्स पर्सन कोई ज़्यादा हैं जो मैं जानता हूँ। मैंने डॉक्टर रतन शारदा जी को एक बार दिया था, बहुत बढ़िया स्कॉलर आदमी हैं, मैं उनको फिर किसी दिन लूँगा। और उन्होंने पीएचडी भी आरएसएस पे की हुई है, मैं उनसे क्वेश्चन आंसर लूँगा। लेकिन आरएसएस से जो जुड़े हुए बहुत सारे साथी हैं वो भी मेरे साथ शो में कई बार आ चुके हैं और वो अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। मैं और उनको भी यानी जिसे कहते हैं मौका दूंगा और उनसे कांटेक्ट करूंगा। और एक और क्वेश्चन है, सर बाइडन वॉन्ट बी बेनिफिशियल टू इंडिया एज दे विल ईज बिजनेस वीज़ा वेयर एनी हाउ अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट विल सपोर्ट इंडिया। बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है वो खुद ही आंसर है कि वो बाइडन, मैं भी ये कह रहा हूँ कि उससे कोई बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री हारमनी जो है दोनों मुल्कों की बहुत हाइट पे नहीं जाएगी जिस तरह ट्रंप साहब के साथ गई हुई है ऑलरेडी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट भारत के साथ रहेगी। तो शायद मैं आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ, हाउ कैन इंडिया चेक ऑन द दाऊद's इन्फ्लुएंस इन इंडियन अफेयर्स टू सपोर्ट हिज एजेंडा प्रोपेगेंडा। देखिए, आज की हमारी जो गुफ्तगू है उससे थोड़ा सा हट के है मगर जुड़ा भी हुआ है, हमने टेरर वेव की बात की। देखिए, बात यह है कि दाऊद का जो आपने जिक्र किया, दाऊद इब्राहिम का, वो भारत की भी हिट लिस्ट पे हैं, अमेरिका की भी हिट लिस्ट पे हैं और यूएनओ की भी वो वॉच लिस्ट में हैं। तो इस सारी सिचुएशन में दाऊद इब्राहिम मैं नहीं समझता आज के हालात में भारत पे कोई बहुत ज़्यादा असर डाल सकते हैं, कभी डाला करते थे। अब भारत में सिक्योरिटी की सिचुएशन काफ़ी बेहतर है जब से मोदी जी की पहली सरकार आई थी। तो ये जो 6.5 ईयर से सिचुएशन काफ़ी बेहतर है, उनका इन्फ्लुएंस नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा भारत की सिक्योरिटी बेहतर होगी तो सिर्फ दाऊद इब्राहिम का मामला नहीं है, लश्कर तैयबा हो या इस तरह के जितने ग्रुप्स हैं उनका कोई भी चलन नहीं रहेगा भारत में धीरे धीरे। आज का सुपर चैट ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और हमारे इंस्टाग्राम और इसके साथ साथ ट्विटर के जो अकाउंट्स हैं उनको भी लाइक और फॉलो कीजिए। और साथ साथ आप हमें पेपॉल के ज़रिए 24/7 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, paypal.me/tagtv international। और आज का हमारा सुपर चैट यूएस इलेक्शन, टेरर वेव और उसके साथ साथ अर्नब गोस्वामी की सिचुएशन पर देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.